क्लास 7 साइंस चैप्टर 16 सेशन फर्स्ट। इसमें अपन देख रहे हैं जल। जल के बारे में आप सब लोग जानते हैं, जल एक बहुमूल्य संसाधन, लेसन का नाम है पानी, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं और बिना पानी के हम जीवन की परिकल्पना नहीं कर सकते हैं। आप सुबह से उठने से लगाकर अगर अपन रात को सोने तक का अपना दैनिक रूटीन देखें रोज का, तो बिना पानी की कल्पना से ही हम सियर उठ सकते हैं कि पानी के बिना हम क्या करेंगे। आप उठ के ब्रश करते हो, नहाने जाते हो, खाना बनाते हो, घर की सफाई होती है, मवेशियों को पानी पिलाया जाता है, पेड़ पौधों की सिंचाई की जाती है। ऐसा कोई कार्य नहीं है जो कि जल के बिना संभव है, चाहे वो उद्योग क्षेत्रों में हो, आप मकान का निर्माण कर रहे हो, आप कल कारखाने स्थापित कर रहे हो, इन सब जगह पे जल की आवश्यकता पड़ती है और बिना जल के हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसका रासायनिक सूत्र होता है H2O, सबको पता होना चाहिए। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है और 2005 से लगाकर 2015 तक जल की मात्रा में कमी होने से या पेयजल की कमी होने से अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने 22 मार्च 2005 से लगाकर 22 मार्च 2015 तक जल दिवस मनाने का निर्णय लिया था और इसको बहुत अच्छे से मनाया गया था ताकि लोगों में अलवणीय जल के बारे में या पेयजल के बारे में जागरूकता होवे और जल को बचाने का उपाय किया जाए। जल जो होता है वो पृथ्वी पर 3 भागों में या 3 अवस्थाओं में मिल सकता है, ठोस, द्रव, गैस। और सामान्यतः देखें तो जल को अपन 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, मैराइन और फ्रेश वाटर। मैराइन मतलब लवणीय जल और फ्रेश वाटर मतलब अलवणीय जल, जिसको अपन सामान्य बोलचाल में पेयजल के नाम से भी जानते हैं, जो पानी पीने योग्य है। पृथ्वी पर लगभग 2/3 भाग यानी कि 71% भाग जो है वो लगभग पानी से ढका हुआ है। इसी कारण से अंतरिक्ष से देखने पर हमारा पृथ्वी जो है वो नीली दिखती है, तो अर्थ को ब्लू प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। इतना जल होने के बाद भी हमको बार बार कहा जाता है पानी बचाओ, ऐसा क्यों? तो एक परिकल्पना अगर अपन देखें कि जितना पृथ्वी पर पानी है उसको एक बाल्टी भर के पानी से रिप्रेजेंट करें कि पूरा बाल्टी भर के पानी जो है वो पृथ्वी पर उपस्थित पानी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसमें से अगर अपन एक मग भर के पानी निकाल लें तो जो बाल्टी में बचा हुआ पानी है वो आपका ध्रुवीय क्षेत्रों में जमा हुआ है और महासागरों में, यानी कि वो हमारे किसी प्रकार से पेयजल स्रोत के रूप में काम में नहीं आ सकता। फिर बचा हुआ मग भर के जो पानी है उसमें से भी अगर अपन ग्लास भर के पानी निकाल लें तो बचा हुआ मग का जो पानी है वो भूमिगत क्षेत्रों में है, भौम जल के रूप में स्थित है और आसानी से वहां तक पहुंचकर हमें पानी नहीं मिल सकता। उस ग्लास भर के पानी में से भी अगर मैं टीस्पून पानी निकालूं तो ग्लास का बचा हुआ पानी जो है वो आपका फ्रेश वाटर नहीं है, यानी कि शुद्ध पानी नहीं है। केवल टीस्पून पानी जो है वो हमको पेयजल के रूप में मिलता है, जिसकी मात्रा अगर अपन आंकड़ों के रूप में देखें तो 0.006% पानी, यानी कि 71% पानी होने के बावजूद भी हमको पीने के लिए केवल कितना जल मिलता है? 0.006% पानी जो है वो हमको मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी गंभीर समस्या हमारे सामने उत्पन्न हो सकती है कि अगर अपन जल को नहीं बचाएंगे, जल को संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में हमको पानी के लिए कितनी प्रॉब्लम्स हो सकती है। जल जो है वो 3 अवस्थाओं में मिलता है, ठोस, द्रव, गैस। ठोस जो है वो आपको बर्फ के रूप में या तो हिम नदी के रूप में या शेल के रूप में या फिर ध्रुवीय क्षेत्रों पर जो आपके बड़े बड़े ग्लेशियर हैं उस फॉर्म में मिलता है। द्रव के रूप में नदी, तालाब, कुएं, हैंडपंप, बोरिंग्स, वर्षा जल के रूप में अपने को मिलता है। और वाष्प के रूप में या गैस के रूप में, जल वाष्प के रूप में अपने को मिलता है। पानी को गर्म करते हैं या विभिन्न प्रक्रियाओं से जो जल वाष्प वायुमंडल में मुक्त होती है वो जल के गैसीय अवस्था को रिप्रेजेंट करता है। अब पृथ्वी पर जल कैसे आता है, हमने 6th क्लास में भी पढ़ा था जल चक्र के बारे में। यहाँ पर भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन करें कि जल चक्र क्या होता है। तो आपका जो जल स्रोत है वो सागर, महासागर, नदी, तालाब या एनीवन कोई भी सोर्सेस जहां पर जल है, उस पर अगर सूर्य का प्रकाश गिरता है या धूप गिरती है तो पानी जो है वो वाष्प में परिवर्तित होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा? वाष्पन प्रक्रिया के द्वारा। द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है, वेपराइजेशन। इससे जल वाष्प बनती है। दूसरा, पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया करते हैं, यानी कि पेड़ पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर कुछ रंध्र पाए जाते हैं, उससे जल की जल वाष्प के रूप में कुछ हानि होती है। इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है। इससे भी जल वाष्प बाहर निकलती है। हम श्वसन क्रिया करते हैं या एनिमल श्वसन क्रिया करते हैं, सभी सजीव श्वसन क्रिया करते हैं, उसके द्वारा जो जल वाष्प की मात्रा बाहर निकलती है
वो भी वायुमंडल में जाती है। वो जल वाष्प की मात्रा जब धूल और धुएं के कण के साथ में मिलती है तो आपकी क्या बनाती है, छोटे छोटे बादल बनाती है। वो छोटे छोटे बादल हवा के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं और आपस में जुड़कर बड़े बादल बनाते हैं। जब इन बादलों में जल वाष्प की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जल वाष्प की मात्रा संघनन की क्रिया के फलस्वरूप वर्षा के बूंदों के रूप में नीचे गिरती है। संघनन किसको कहेंगे, वाष्प का द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। और इस संघनन की क्रिया से जो वर्षा होती है वो वर्षा पानी का मुख्य स्रोत है और धरातल पर या भूमि पर आता है। नदी, तालाब, नालियों में बहता हुआ वो वापस कहां पर मिलता है, सागरों में, महासागर में मिलता है। इस प्रकार से चक्र चलता है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर जाकर हम खत्म हो गए। यह प्रकृति में चलने वाला जल चक्र है और इसी से हमारे पृथ्वी पर जल की आपूर्ति होती है। कुछ मात्रा में जल जो है वो अंतस्यदन दर के द्वारा या भूमि के अंदर सोखने के द्वारा, अगर कच्चा धरातल है तो जल की कुछ मात्रा मिट्टी के सरंध्र होने से अंदर की ओर जाएगी और धीरे धीरे वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, भूमिगत जल के रूप में इकट्ठी हो जाएगी। इस प्रकार से कहीं पर वर्षा कम होती है, कहीं पर वर्षा ज्यादा होती है। ज्यादा वर्षा होती है, बाढ़ आती है, सारा वर्षा का पानी जो है वो नदियों में, तालाबों से और नालियों से होता होता बहकर महासागरों में मिल जाता है और लवणीय जल में परिवर्तित हो जाता है, जो कि हमारे पीने के लायक नहीं बचता है। तो हमारा कुप्रबंधन जो है, वर्षा जल को हम नियोजित ढंग से अगर संरक्षित करें तो पृथ्वी पर जल की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है, पेयजल की मात्रा में बढ़ोतरी हो सकती है। भौम जल किसको कहते हैं, भूमिगत जल को अपन भौम जल कहते हैं। सीधा सा है कि वर्षा का पानी किसी कच्चे धरातल पर गिरा है, वो रीस कर या अंतस्यंदन के द्वारा अंदर की ओर जाएगा और जहां जहां पर भी अंदर जगह खाली है वहां पर वो इकट्ठा हो जाएगा। आप किसी नदी तालाब के अगर किनारे जाते हो और वहां की मिट्टी को अगर खोदना शुरू करते हैं तो कुछ दूरी पर ही हमको गीली मिट्टी दिखती है और ज्यादा खोदेंगे तो हो सकता है कि पानी भी अपने को मिले। उस भौम जल स्तर, भौम स्तर के नीचे भी कुछ मात्रा में जल पाया जाता है जो कि बड़े बड़े गड्ढों के रूप में भरा रहता है। उसको अपन क्या कहते हैं, भौम जल स्तर कहते हैं। यानी कि भौम जल स्तर के नीचे की ओर पाया जाने वाला जल आपका भूमिगत जल कहलाएगा और उसको अपन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। उसके लिए अपने को बोरिंग करवानी पड़ेगी, हैंडपंप लगाना पड़ेगा या नलकूप की सहायता से हम उसको बाहर निकाल सकते हैं। भूमिगत जल में निरंतर कमी हो रही है, इसके क्या कारण है, तो सबसे मुख्य कारण तो अपन देखेंगे जनसंख्या वृद्धि। भारत की जनसंख्या या विश्व की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है, जनसंख्या वृद्धि का सभी चीजों पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। कैसे, भूमिगत जल पर कैसे प्रभाव पड़ेगा, तो जनसंख्या वृद्धि होने से व्यक्तियों को रहने के लिए मकान की आवश्यकता ज्यादा होगी, पैसों के लिए कल कारखानों की स्थापना ज्यादा करनी पड़ेगी और इन सब के कारण कच्ची भूमि जो है या धरातल जो है, कच्चा धरातल, वो आपका धीरे धीरे पक्के धरातल में परिवर्तित हो रहा है, जिससे भूमि के अंदर जल के रिसने की जो दर है वो कम होती जा रही है और भूमिगत जल में निरंतर क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। सेकंड अगर अपन देखें इसका, तो बढ़ते उद्योगों में भी जल की कहीं ना कहीं आवश्यकता होती है, चाहे वो उसमें काम करने वाले व्यक्तियों के पेयजल की हो या किसी न किसी चीज के निर्माण के लिए भी जल की आवश्यकता होती है। जितने ज्यादा उद्योग अधिक स्थापित हो रहे उतनी जल की खपत क्या हो रही है, ज्यादा बढ़ती जा रही है और धीरे धीरे पृथ्वी पर पेयजल में क्या आ रही है, कमी आ रही है। तीसरा अगर अपन देखें तो हमारा तीसरा पॉइंट है कृषि कार्य। कृषि कार्यों में सिंचाई के लिए आप किसी गमले को ले और उसमें आप 2-4 दिन पानी नहीं पिलाओगे तो पौधा मुरझा जाता है। इसी प्रकार से किसान जो है वो भी फसलों की सिंचाई करते हैं, समय समय पर निश्चित अंतराल के पश्चात उन फसल को पानी दिया जाता है, उसको अपन सिंचाई कहते हैं। उसके लिए भी जल की आवश्यकता ज्यादा होती है। सभी जगह सरकारी परियोजनाएं नहीं है, नहरें नहीं है, सभी जगह सिंचाई के लिए साधन नहीं है, तो वो क्या करते हैं, भूमिगत जल का दोहन करते हैं, ट्यूबवेल लगाते हैं, कुएं में पानी नहीं आता तो उसमें बोरिंग और नीचे करवाई जाती है। इस कारण से भूमिगत जल रिस कर ऊपर की ओर आता है और कृषि जो है वो सिंचाई किया जाता है। तो इस कारण से भी भूमिगत जल में कमी हो रही है। और नेक्स्ट है आपका उचित प्रबंधन नहीं करना। वर्षा प्रॉपर हो रही है परंतु हम उसका उचित प्रबंधन नहीं करते हैं, इस कारण से वो नदी तालाब में जाता है नालियों के द्वारा और महासागरों में जाकर मिलता है। इस कारण से हम उसको प्रॉपर स्टोरेज करें अगर वर्षा जल को वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स के द्वारा। इसमें क्या होता है, हमारे घर के छत के ऊपर विशेष प्रकार की छत बनाई जाती है और उसका पानी एक पाइप के द्वारा भूमिगत गड्ढों में डाला जाता है। वो भूमिगत गड्ढे में पानी वर्षा का इकट्ठा होता है, वहां से प्यूरिफाई होकर दूसरे गड्ढे में आता
है और उसका ऊपर अपन वापस उपयोग कर सकते हैं, रिसाइकलिंग कर सकते हैं। अगर हमें वो जो गड्ढे बनाए हैं वो अगर कच्चे रखे हैं तो भूमिगत जल में भी क्या हो सकती है, काफी वृद्धि हो सकती है। बहुत सारे ऐसे मिरेकल्स हुए हैं जिससे पता लगता है कि अगर हम थोड़ा सा प्रयास करें तो भूमिगत जल में हम क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स आपके यहाँ है, जल प्रबंधन और जल वितरण। मैंने आपको जल वितरण में पहले भी बताया कि सभी जगह वर्षा जो है वो समान रूप से नहीं होती है। जहां पर वर्षा ज्यादा होती है वहां पर वर्षा जल को उचित नियोजित ढंग से प्रबंधित करना, ताकि हम भूमिगत जल में क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। जल प्रबंधन में अपन वर्षा जल को संग्रहित करेंगे और जल का मितव्ययता से उपयोग करेंगे। इसका कुछ सफल प्रयास हुआ था 1989 में। गुजरात का जो कच्छ क्षेत्र है वहां पर निरंतर भूमिगत जल में कमी हो गई। उन्होंने क्या किया, वहां के सरकार ने और वहां के निवासियों ने रुक्मावती नदी और सहायक नदियों पर 18 चेकडैम का निर्माण किया और आप विश्वास नहीं करेंगे इतना ज्यादा भूमिगत जल में वृद्धि हुई कि वहां पर जो पेयजल की समस्या थी वो वर्तमान में नहीं है। ऐसा ही प्रयास हमारे राजस्थान में भी हुआ है, अलवर जिले में, जिसमें अखेरी, रुपाल, सरसा, बघेली और जहाज वाली जो 5 नदियां थी पूरी तरह से सूख चुकी थी। वहां पर भी वर्षा जल को इसी प्रकार से संरक्षित करके इन 5 नदियों को पुनर्जीवित कर दिया गया और 5 नदियों में पानी जो है वो इकट्ठा होने लगा और पेयजल की समस्या क्या हो गई, दूर हो गई। तो हमें भी हमारे दैनिक जीवन से रिलेटेड हम जितने भी कार्य करते हैं पूरा प्रयास रहना चाहिए कि हम जल का कम उपयोग करें और रिसाइकलिंग करने का काम करें। चाहे आप बहुत जने ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला छोड़ देते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें फर्श को धोने की बजाय पोछा लगाने में विश्वास करना चाहिए। गाड़ियों वगैरह को सीधा पाइप से नहीं धोकर बाल्टी और मग का इस्तेमाल करें। शावर और टब का इस्तेमाल नहीं करते हुए हम नल और बाल्टी और मग का इस्तेमाल कर सकते हैं। बर्तन धोने वाला जो पानी बचता है उसको हम गार्डनिंग कार्यों में ले सकते हैं, या ऐसा बहुत सा कार्य है जिसमें हम रिसाइकलिंग कर सकते हैं उस पानी का। सिंचाई करते समय किसान जो है वो ड्रिप सिस्टम्स या बूंद बूंद करके सिंचाई या फव्वारा विधि का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कम जल के द्वारा ही आसानी से पर्याप्त मात्रा में फसल को पानी मिल सकता है। क्योंकि हमें पता है कि जल ही जीवन है, हमारा जल हमारा जीवन और जल है तो कल है। बिना पानी के हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी हमारे जीवन में इस प्रकार की कह सकते हैं आदत बनाएं कि हमारा प्रयास रहे कि हम जल को बचाएं। जल नहीं होगा तो हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो आज के सेशंस में अपन ने जल चक्र, भौम जल स्तर और उचित जल प्रबंधन के ऊपर डिस्कशंस किया। हमें इसको हमारी आदतों में सुधार करके इसको हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनाना चाहिए कि हमें जल बचाना ही है। आज के सेशंस में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में अपन नए चैप्टर के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू।